सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले आपको बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस का दुख दिखाएंगे, जिनके आशीर्वाद से कट्टरपंथी अब तक बांग्लादेशी हिंदुओं पर जुल्म ढा रहे थे, लेकिन अब कुछ कट्टरपंथी यूनुस की सत्ता को हिलाने सड़क पर आ गए हैं। बम और गोलियां चल रही हैं, कोहराम मचा है। फिर ट्रंप की बात, जिनका अति उत्साह कैसे अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है, ये समझेंगे। ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा और मेक्सिको पर लगाए गए टैरिफ की तारीख बढ़ा दी है। साथ ही सैन्य विमान से डिपोर्टेशन वाली नीति में भी ट्रंप का गणित बिगाड़ दिया है। फिर सत्ता में एक शुद्ध राजनीतिक कुंजी नाम वाले क्लेश पर खोलेंगे, जो दिल्ली से बिहार तक मचा है। दिल्ली में कुछ सांसदों ने अपने घर का पता तुगलक लेन से विवेकानंद मार्ग कर दिया है, तो बिहार में बख्तियारपुर और नीतीश नगर वाला क्लेश क्या है, ये देखिएगा। एक खबर आज मथुरा से भी है, जहां सीएम योगी ने बड़ा दावा किया है, बड़ा बयान दिया है। बरसाना में होली खेलने पहुंचे सीएम योगी ने आज प्रयागराज, अयोध्या और काशी के बाद मथुरा वाला जिक्र क्यों किया, इसके बारे में भी बताएंगे। वैसे यूपी में संबल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर भी सियासी चिंगारियां निकल रही हैं। जुमा और होली वाले बयान पर क्यों समाजवादी पार्टी का पारा चढ़ा हुआ है और कैसे मौलाना और मौलवी बहुत गुस्से में हैं, एक कुंजी इस पर भी हमने तैयार की है। आज गुजरात का नाम भी सियासत के सेंसेक्स में ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों गुजरात में ही हैं। पीएम मोदी ने आज सूरत में रोड शो और जनसभा करके कांग्रेस पर कटाक्ष किया और ये कहा कि पहले की सरकारों में गरीबों का राशन तक खा लिया जाता था। वहीं राहुल गांधी आज अहमदाबाद में पार्टी नेताओं से मिले हैं और पाकिस्तान को दुनिया के सामने एक बार फिर बेइज्जती वाले कड़वे घूंट पीने पड़े हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे पायदान पर आ गया है, जबकि पिछले साल पाकिस्तान चौथे नंबर पर था। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो इस आतंकवाद वाले इंडेक्स में पहले नंबर पर है। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं अशांत बांग्लादेश की सत्ता के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की नई परेशानी की, जिसके वीडियो उनकी हुकूमत को हिलाने वाले हैं। इस वीडियो को देखकर मोहम्मद यूनुस को अंदाजा हो रहा होगा कि कट्टरपंथियों की शह पर सत्ता चलाने का अंजाम क्या होता है, पाकिस्तान परस्त नियत और नीतियों का अंजाम क्या होता है। ये वीडियो ढाका से आए हैं, जहां आज जुमे की नमाज के बाद यूनुस सरकार के खिलाफ महासंग्राम छिड़ गया। इस वीडियो की और भी विस्तृत जानकारी दें, इसकी लोकेशन आपको बताएं, ये बताएं कि कैसे उपद्रवियों ने बांग्लादेश की पुलिस को पानी पिला दिया। इससे पहले आप ये जानिए कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और मोहम्मद यूनुस की आंखों पर काली पट्टी बंधी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूनुस को अशांत बांग्लादेश की तस्वीरें नहीं दिख रही हैं, कट्टरपंथियों की बढ़ती शक्ति नहीं दिख रही है, सड़कों पर सरेआम कानून का तमाशा नहीं दिख रहा है, सेना और पुलिस की नाकामी नहीं दिख रही है। यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान प्रेम की पट्टी उनकी आंखों पर इस कदर चढ़ गई है कि बांग्लादेश कई मुश्किलों से घिर चुका है। इन्हीं मुश्किलों में से एक है मार्च फॉर खिलाफत वाला प्रदर्शन, जिसका वीडियो झांकी आज ढाका में जुमे की नमाज के तुरंत बाद देखने को मिली। पहले आपको ढाका से आए 3 विस्फोटक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद इसकी पूरी कहानी भी आपको बताएंगे। पहला वीडियो देखिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आज शुक्रवार को कैसे अचानक माहौल बिगड़ गया। सड़क पर 1000 से भी ज्यादा की संख्या में प्रदर्शनकारी हैं, जिनके हाथों में डंडे हैं, पत्थर हैं। सरेआम बांग्लादेश की पुलिस और प्रदर्शनकारियों में युद्ध चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ गया है। ये प्रदर्शन बांग्लादेश की सत्ता के खिलाफ है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ कर मारा, आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, लेकिन इनकी संख्या और शक्ति इतनी ज्यादा थी कि काफी देर तक यूं ही संग्राम चलता रहा। ये बांग्लादेश में मचे बवाल का दूसरा वीडियो है। इन लोगों के हाथों में बैनर और पोस्टर हैं, जुबान पर यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी है। बताया जा रहा है कि शुरू में ये जुलूस बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के पलटन से विजयनगर इलाके की ओर आगे बढ़े, तनाव भी बढ़ गया। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी की थी, जिसका विरोध किया गया। उसके बाद जो हुआ वो आपकी आंखों के सामने है। ढाका की मशहूर बैतुल मुकर्रम राष्ट्रीय मस्जिद के बाहर ये प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन बांग्लादेश में प्रतिबंधित संगठन हिजबुत तहरीर की ओर से किया गया था। यूनुस की सत्ता के खिलाफ मार्च फॉर खिलाफत रैली निकाली गई थी। ढाका में इस सड़क पर हजारों उपद्रवी उतरे। जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथियों की रैली के दौरान हंगामा हुआ। मस्जिद के पास बैनर पोस्टर के साथ इन लोगों ने उत्पात किया। कट्टरपंथियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बांग्लादेश की पुलिस और प्रदर्शनकारियों में सीधी टक्कर हुई।
पुलिस ने कट्टरपंथियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। आपको बता दें कि हिजबुत तहरीर जो इस संग्राम का आयोजक है, एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है। हिजबुत तहरीर, इसकी स्थापना 1953 में यरूशलेम में हुई थी। ये मुसलमानों को एकजुट करना चाहता है और पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करवाना चाहता है। इसकी गतिविधियों की वजह से भारत ही नहीं, बांग्लादेश में भी इस पर बैन लगा हुआ है। भारत सरकार हिजबुत तहरीर को आतंकी संगठन भी घोषित कर चुकी है। वर्ष 2009 के बाद आज पहली बार इस संगठन के सदस्यों ने ढाका में खुलेआम रैली की और यूनुस की सत्ता को चुनौती दी। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला तीसरी बार टाल दिया है। अब इन दोनों देशों पर 1 महीने नया टैरिफ लागू नहीं होगा। सिर्फ टैरिफ ही नहीं, अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान से भेजना भी अब ट्रंप को महंगा पड़ रहा है। इसका खर्च इतना ज्यादा है कि ट्रंप ने अपना फैसला ही बदल लिया। अब सिविल प्लेन से ही अवैध प्रवासी भेजे जाएंगे। वैसे ट्रंप की यू टर्न कूटनीति का सबसे बड़ा उदाहरण ज़ेलेंस्की से विवाद है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को ऑन कैमरा चेतावनी दी, जिसे डराने की कोशिश कहा जा सकता है। ये ट्रंप कार्ड भी फेल हो गया। ट्रंप ने पहले ज़ेलेंस्की को तानाशाह कहा और फिर खुद ही पूछा कि मैंने ऐसा कब कहा। ऐसा लगता है कि ट्रंप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस टैरिफ तंदूर में दुनिया के कई देशों को भून देना चाहते थे, फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उसका कूटनीतिक कोयला बहुत जल्द खत्म हो गया है, या फिर उसमें अब ट्रंप खुद ही हाथ जला बैठे हैं। इसीलिए अब खुद ही पानी डालकर उस टैरिफ तंदूर को ठंडा कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कनाडा और मेक्सिको को चुना है। ट्रंप ने कनाडा मैक्सिको पर 25% टैरिफ का फैसला तीसरी बार टाल दिया। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद पहले 4 फरवरी से टैरिफ लागू करने का उन्होंने ऐलान किया था, जिसके बाद 4 मार्च से फैसला लागू करने की बात ट्रंप ने खुद कही। लेकिन वो फिर पलट गए और अब 1 महीने के लिए टैरिफ वाला फैसला रोक दिया है। ट्रंप ने अपने इस फैसले की जानकारी खुद ही सोशल मीडिया पर दी। फिलहाल ट्रंप ने 2 अप्रैल तक कनाडा और मेक्सिको को राहत दी है, लेकिन हाल फिलहाल का रिकॉर्ड देखते हुए कहा जा सकता है कि ट्रंप एक महीने बाद फिर अपना फैसला हो सकता है कि बदल दें। नए टैरिफ कार्ड से शुरू हुए ट्रेड वॉर में अमेरिका ही फंस रहा है, क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने कनाडा मैक्सिको पर टैक्स बढ़ाया, इन देशों ने अमेरिका पर काउंटर अटैक किया और अमेरिका से आने वाले सामान पर टैक्स बढ़ा दिया। अमेरिका की टैरिफ चुनौती पर ऐसी ही चोट चीन ने भी की है। चीन ने भी अमेरिका को टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दे दी है। वैसे ट्रंप को सबसे ज्यादा डर अमेरिका के हालात से ही लग रहा है। टैरिफ को लेकर उनके बार-बार यू टर्न से अमेरिकी बाजार में अनिश्चितता और डर का माहौल है, जिससे अमेरिका का शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। ट्रंप के फैसलों से डॉलर की मजबूत सत्ता भी कांपने लगी है। यूएस डॉलर में गिरावट हुई है, जिससे ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है। आर्मी प्लेन से अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट नहीं करने का फैसला लिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 1 मार्च के बाद किसी आर्मी प्लेन से अवैध प्रवासी को नहीं भेजा जाएगा। इसके पीछे का कारण यह है कि आर्मी प्लेन से भेजने में बहुत पैसा खर्च हो रहा है। वैसे कई देशों ने भी आर्मी प्लेन भेजने पर आपत्ति जताई है, इसलिए अब सिविल प्लेन से ही अवैध प्रवासियों को भेजा जाएगा। एक अवैध प्रवासी को डिपोर्ट करने का खर्च सिर्फ 4 लाख रुपए है, वहीं सिविल प्लेन से भेजने का खर्च 74,000 ही है। मुश्किल में फंसे ज़ेलेंस्की को झुकाकर अपनी इमेज चमकाना चाहते थे। वो शायद दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे, लेकिन ऑन कैमरा उन्होंने ज़ेलेंस्की को जिस तरह हड़काया, उससे ट्रंप की ही आलोचना होने लगी। ट्रंप ज़ेलेंस्की के जरिए यूरोपियन देशों को ये मैसेज देना चाहते थे, लेकिन यूरोप पर प्रेशर का प्लान भी फेल ही हो गया। चलिए सत्ता में अब बदलाव की बात करते हैं। ये बदलाव काम में नहीं बल्कि नाम में दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली से बिहार तक नाम बदलने वाली राजनीति ट्रेंड कर रही है। दिल्ली में सांसद और केंद्रीय मंत्री नाम बदलने वाली राजनीति की अगुवाई कर रहे हैं, तो बिहार में विधायक जी एक शहर का नाम बदलकर नीतीश नगर करने की मांग कर रहे हैं। हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए दिल्ली और बिहार में हो रही नेम पॉलिटिक्स पर एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिससे आपको ये समझ आएगा कि नाम में क्या रखा है। ये जो राजनीति है, इसके दरअसल मायने कितने गहरे हैं। पहले दिल्ली की बात करते हैं, जहां तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखने पर विवाद हो गया है।
बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सरकारी आवास के बाहर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। नाम बदलने पर दोनों नेता तर्क भी दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि स्वामी विवेकानंद जी में उनकी आस्था है, इसलिए तुगलक लेन की जगह उनका नाम लिखवाया गया है। जबकि दिनेश शर्मा ये कह रहे हैं कि कुछ सांसदों के पते पर पहले ही स्वामी विवेकानंद लिखा है, इसलिए उन्होंने भी तुगलक लेन के साथ साथ स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवा लिया। विपक्षी पार्टियां अब इस पर लाल पीली हो रही हैं। ये आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी इतिहास से छेड़छाड़ करना चाहती है। उनके पास नाम बदलने के अलावा और कोई काम नहीं है। ऐसे महापुरुष जो इस देश के और हमारे लिए आदर्श हैं, उनके नाम को और देश के लोगों की भावनाएं हैं, तो ऐसे महापुरुष के नाम को हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद जी में, उनके आदर्शों में, इसलिए हमने वो नाम स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखवाया है। मैं कल ही आवास में गया हूं और जब उन्होंने पूछा कि नेम प्लेट में क्या लिखना है कर्मचारियों ने, तो मैंने कहा जैसा आसपास लिखा हो आप वैसा लिख दो। तो बगल में पहले से ही वरिष्ठ लोगों के बंगले पर वो नाम पट्टिका पहले से लिखी हुई थी, तो जैसा उनके उस पर लिखा हुआ था, तुगलक लेन भी लिखा है और उसके साथ में विवेकानंद मार्ग भी लिखा है। रेलवे स्टेशन का नाम, एयरपोर्ट का नाम, सड़कों के नाम बदलने के सिवा उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया क्या है? भाजपा की सरकार ने देश में किया क्या है? नाम बदलने से क्या लोगों को रोजगार मिल जाएगा? गरीबी खत्म हो जाएगी? महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या देश में कानून का राज हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लोग अच्छी तरह जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं, इतिहासकार भी जानते हैं। वो एक सनकी राजा थे, दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाले वही थे, और ऐसे सनकी व्यक्ति के नाम पर मार्ग बदलने की जो उन्होंने नाम स्वामी विवेकानंद जी का सोचा है, बहुत अच्छा नाम है। कि जब अमेरिका से उनका दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप आता है तो उसको वो ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया ताजमहल? शाहजहां ने, मुगल शासक था। ओबामा को ताजमहल देखने के लिए भेजते हैं। किसने बनवाया? शाहजहां ने, मुगल शासक था। फिर आ जाइए लाल किला, ये किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। हर 15 अगस्त को भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो जाके वहां पे भाषण देते हैं। आप स्वामी विवेकानंद का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता भी है वो क्या कहा करते थे। वो सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे। वो एक ऐसे देश को बनाना चाहते थे जहाँ हर धर्म की अपनी जगह हो, हर धर्म सम्मान से माना जाए। मैं यही अजीब बात मानता हूँ कि नाम किसी का भी इस्तेमाल कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। उन्हें कोई खबर नहीं है कि किस व्यक्ति ने क्या कहा और उसके असली विचार क्या थे। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से तुगलक लेन का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद मार्ग नहीं किया गया है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये तो बीजेपी नेताओं ने अपनी इच्छा की संतुष्टि के लिए ऐसा किया है, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है, ना ही कोई मान्यता है, सिर्फ राजनीति है। नाम वाली राजनीति का दूसरा एपिसोड बिहार में रिलीज हुआ है। दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर पटना में बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। इसी सत्र में बीजेपी के एक विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर। उन्होंने अपनी ही सरकार से ये डिमांड की है कि औरंगाबाद का नाम बदलकर रामनगर किया जाए और बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर कर देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में बहुत काम किया है। वैसे बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग बहुत पुरानी है और समय समय पर यह मांग होती भी रही है। अब जब बिहार चुनाव वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं तो इस पर राजनीति हो रही है। निश्चित रूप से वो खिजली जो था, बख्तियार खिजली, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था और उन्हीं के नीतीश कुमार बख्तियारपुर के ही निकले जो बिहार को नवनिर्माण किए। इसलिए बख्तियारपुर का नाम नीतीश नगर रखा जाए। और भी कोई ऐसा जिला है? औरंगाबाद है, औरंगजेब के नाम पर उसका रामनगर रखा जाए। निश्चित रूप से गुलामी का जो भी प्रतीक है, क्रूर मुगल शासक के नाम पर जो भी जगह है
बिहार में भी बदला जाए। शहरों का नाम बदलने को लेके मांग करना, मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता जब बोले या कहे तो ना आप बदलेंगे। नाम बदलने से सीरत थोड़ी बदल जाएगी। बचौल जी के कहने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलने वाला राज्य है, समझ गए ना। इन लोग का काम है नफरत फैलाना। पूरे देश को उधर डुबाया, बिहार को पूरी तरह खस्ता हाल है, उससे निकलना है। इन लोगों को लग रहा है कि जो ज्वलंत मुद्दे पर तेजस्वी यादव आगे बढ़ गए हैं, इसलिए भाजपा जदयू का गेम सेट है कि आप औरंगजेब का प्रशंसा करना। हम शिकायत करेंगे और जनता को इसी मुद्दे पर, ऐसी चीज पर लाके खड़ा कर देंगे। औरंगजेब के नाम पे कोई शहर है तो उसको तो बदलना ही चाहिए भाई। वो हत्यारा था, मंदिर को तुड़वाया है, हिंदुओं का हत्यारा था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है। उसके बारे में कोई कैसे उसकी तारीफ कर सकता है? हम लोग सख्त विरोधी हैं इसके, ऐसे लोगों का जो उसका तारीफ करे। बिहार में इसी वर्ष चुनाव है, इसलिए इस पर अभी और राजनीति होगी। लेकिन दिल्ली में तुगलक लेन का नाम बदलने की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आधिकारिक रूप से नाम नहीं बदला जा रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नेता विपक्ष का टेस्ट ले रहे हैं। वैसे न्यूज मित्रों को यह भी बता दें कि जिस तुगलक लेन की इतनी चर्चा है वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। उसकी सनक के कारण सनकी बादशाह भी उसे कहा जाता था। तुगलक अपनी असफल योजनाओं को लागू करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। राजधानी परिवर्तन, स्वर्ण मुद्राएं चलाना, अकाल के समय टैक्स बढ़ाना जैसी कुछ असफल योजनाएं उसने लागू की, लेकिन वो चली नहीं, बल्कि पूरी तरह से असफल रही। लेकिन उसकी सनक इतनी ज्यादा थी कि वो अंत तक उसे लागू करने का प्रयास करता रहता था। कई बार लोग ये सोचते हैं कि नाम बदलने का विवाद क्यों होता है। दरअसल राजनीति में विकास हो ना हो, नाम जरूर बदलते हैं। सड़कें टूटी हैं, कोई बात नहीं, नाम बदल दो। स्कूलों में टीचर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नाम क्या है वो रख दो। नेताओं को शायद लगने लगा है कि जनता सड़क पर चलेगी नहीं, सिर्फ नाम ही पढ़ेगी। बिहार में सिर्फ नाम बदलने की राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि चुनावी वर्ष के अलग अलग तरीके के प्रयोग होने के आरोप भी लग रहे हैं। दरअसल आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और संघ प्रमुख मोहन भागवत बिहार में हैं। तीनों के कार्यक्रम हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चर्चा बाबा बागेश्वर की है। बाबा बागेश्वर तो अपनी कथाओं में ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से उठेगी तो बस सबसे पहले बिहार से ही उठेगी। एक बार पहले सुनिए कि वो क्या क्या कह रहे हैं और फिर आपको इस राजनीतिक रिएक्शन भी दिखाएंगे। बिहार बहुत आगे चलेगा, आशीर्वाद रहेगा। अभी कोई नहीं ये बोल सकता है बिहार पिछड़ा हुआ है। बिहार में बाबा बागेश्वर के दरबार पर राजनीतिक टक्कर हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान से विपक्ष को काफी गुस्सा है। आरजेडी तो बाबा बागेश्वर को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी कह रही है कि आरजेडी को टोपी वाले ही पसंद है। बाबा का जो झुंड है वही बाबा का जो दिल्ली में बैठे हुए बाबा हैं, उन्हीं के ये लोग शागिर्द हैं और उनके कहने पर बिहार में लोग आ रहे हैं। क्योंकि इस साल चुनाव है। ना जाने उनको दाढ़ी वाला अच्छा लगता है, लेकिन कोई संत महात्मा आते हैं तो उनको खराब लगने लगता है। अब बागेश्वर बाबा हो, रविशंकर महाराज हो, तो मुल्ला तो इनको पसंद है, लेकिन जिसको टीकी और दाढ़ी दोनों भरा हुआ हो संत महात्मा, वो उनको पसंद नहीं है। तो दुर्भाग्य है ऐसे लोगों को सनातन धर्म और हिंदू होने पर ऐसे लोगों को जो है ना, निर्लज्जता की सीमा पार कर ऐसे लोगों को शर्म लगना चाहिए। बीजेपी ये प्रयोग कर रही है, काम तो कुछ किया नहीं लोग 20 साल में, तो ये लोग बाबा लोग को आगे कर करके और जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। संवैधानिक अनुसंधान में है, जो आए जो रोक नहीं सकते इस लोकतांत्रिक ढांचे में। निश्चित तौर पर जो आए जाए उसमें हम अब कैसे रोक सकते हैं। हाँ, ऐसे शब्द का उपयोग न हो जिससे नुकसान है भाईचारा है। ये लोग धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं, धर्म को बेचने वाले लोग हैं। धर्म से इन लोगों को कोई वास्ता नहीं है, ये लोग अधर्मी। अरे आ रहे हैं, प्रवचन देंगे, उसका लाभ उठाएंगे हम लोग। और क्या, बीजेपी का प्रचार प्रसार करने थोड़ी आ रहे हैं। अब बीजेपी का प्रचार प्रसार करेंगे भी तो भी क्या हो जाएगा।
सत्ता में अब एक ऐसे बयान की बात जो दिया तो गया है उत्तर प्रदेश के संबल में, लेकिन उसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि यूपी के कई शहरों के साथ साथ दिल्ली तक इसके आफ्टर इफेक्ट दिख रहे हैं। हलचल मच गई है, इससे सियासी तापमान भी अचानक बढ़ गया है। दरअसल संबल के सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी ने कल पीस मीटिंग के बाद होली और जुमे को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से एक बयान दिया, लेकिन अब सीओ के बयान की स्वादानुसार व्याख्या की जा रही है और कई शहरों से इस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, जिनमें दिल्ली के साथ साथ लखनऊ, अयोध्या और फिरोजाबाद शामिल हैं। पर सबसे पहले हम आपको संबल के सीओ अनुज चौधरी का बयान सुनवाते हैं, जिन्होंने कहा था जुमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार। इसीलिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को अगर लगता है कि होली के रंग से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उस दिन घर से ना निकले। अब सीओ की इसी बात को लेकर बड़ा कलेश हो गया है। पहले शब्दशः उनका पूरा बयान सुनिए। मेरे ख्याल से साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में, और इत्तेफाक से ये जुम्मा अपना रंग के दिन आया है। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। तो ये बिल्कुल भी प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। क्योंकि 14 मार्च को होली और जुमा एक साथ है। आमतौर पर ऐसे विशेष मौकों पर पुलिस की कोशिश यही होती है कि सब कुछ शांति और सौहार्द से निपट जाए। पुलिस पर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए कुछ लोग संबल सीओ के बयान को उपद्रवियों को हिदायत के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष और मौलाना ऐसे बयान से बहुत नाराज हैं। वो इसे नफरत की भाषा बता रहे हैं और संबल सीओ को बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं। इस पर भी एक क्लेश से भरी न्यूज रील देखिए। कैसे साल में 52 के करीब जुम्मे आते हैं एक साल में। अनूप चौधरी ने तो दंगे कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? आप पुलिस की वर्दी पहनकर राजनीतिक भाषणबाजी ना करें। संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है उसको ईमानदारी से निर्वाह करें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करें। ऐसे लोग जो रंगों को पसंद नहीं करते या रंग डालना स्वीकारता नहीं है, उन्हें उन रंगों से परहेज है, ऐसे लोग उस दिन घरों से न निकलते हुए सहयोग करने का काम करेंगे तो ये बड़ी कृपा उनकी होगी। आपको रंगों से परहेज है, चूंकि आपके रमजान के महीने भी चल रहे हैं और आप सनातन से जो है इतनी घृणा की मानसिकता यदि आप रखते हो तो आपको दूर रहने चाहिए। सीओ साहब ने जो कहा अच्छा किया, हम उनके समर्थन में हैं। इसको होली के रंग से इतराज हो वो बात। फसादी जहन के लोग हो सकते हैं इधर भी और उधर भी, नमाज को लेकर होली को लेकर दंगा करना चाहते हो, उनसे बचने के लिए ये एक बेहतरीन रास्ता है कि होली संपन्न हो जाए, फिर हम अपनी नमाज कर लें। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि नमाज में कोई फर्क आएगा। मुसलमान सब्र से काम लें और होली के दिन अपने घरों से 3-4 घंटा न निकलें। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि संबल के सीओ अनुज चौधरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि वर्ष 2018 में योगी ने भी एक रैली के दौरान 52 जुमे और 1 होली की बात कही थी, जिस पर बड़ा क्लेश हुआ था। वैसे आज भी योगी ने मथुरा के बरसाना में एक बड़ा बयान दिया है। बरसाना में रंगोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। आज सीएम योगी इसमें शामिल होने गए थे और वहीं पर उन्होंने कह दिया कि जैसे अयोध्या सुंदर नगरी बन गई है, जैसे प्रयागराज तीर्थों का राजा बन गया है, जैसे काशी का कायाकल्प हुआ है, वैसे ही अब बारी मथुरा वृंदावन की है। इंतजार करिए, जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा, देदीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी
इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव